चलिए बाकी बच्चे जब तक ज्वाइन होते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में जो लास्ट थ्योरी आपने पढ़ा था उसका बेस कुछ क्वेश्चन करते थे, फिर नया कंसेप्ट शुरू करेंगे। तो जो लास्ट थ्योरी थी अपनी, टू डिटरमाइन अ पर्टिकुलर टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x पावर बीटा होल पावर n, उस पर बेस 2-3 क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टर्म independent of x in a function of square root over x by 3 plus 3/2x square whole power 10. इस एक्सपांशन में we have to find the term independent of x. And to find this term, सबसे पहले तो अपन वो टर्म पता करेंगे which is independent of x, and for this we calculate the value of r. कल लास्ट में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, r के लिए फॉर्मूला होता है n अल्फा माइनस n अपॉन अल्फा प्लस बीटा, and therefore the value of r is n अल्फा करेंगे, अल्फा यहाँ पर 1/2 का पावर है, it is 10 into 1/2, m 0 हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा, so this is 5/5/2 is 2, and therefore term independent of x is t2 plus 1. थर्ड टर्म जो होगा वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, उसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे इट इज 10c2 फर्स्ट टर्म रूट x बाई 3 पावर 8 का, और सेकेंड टर्म 3/2x स्क्वायर के पावर 10c2 का वैल्यू 10 इंटू 9/2 45 आ है, यहाँ पर x पावर 4 हो जाएगा, 3 पावर 4 3 पावर 2 अपॉन 2x पावर 2। ये देखिए टर्म जो है वो फ्री फ्रॉम x हो जाता है, क्योंकि x की सारी पावर कैंसिल हो जाती है, बाकी आप कैंसिल करेंगे आप, तो ये 9 बचेगा यहाँ पर, we get 45/9 dt. Answer is 5/2, 5/4, 2 का स्क्वायर है ये 36 आता है, it is 5/4, 5/4 is the correct answer. तो सबसे पहले we have to calculate r, and with the help of r we get the term which is independent of x, which is third term. और अब थर्ड टर्म को जैसे आप कैलकुलेट करते हो 10c2 ncr, फर्स्ट टर्म के पावर n माइनस r, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लगाते हैं, 8 का पावर आएगा, और सेकेंड टर्म का पावर r, r यहाँ पे 2 है, सेकेंड टर्म पे 2 का पावर, उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन है, तो कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज नोट करिए। So the first question based upon the theory to determine particular term in the expansion. 2-3 क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पर, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Second question is
find coefficient of x power -7 an expansion of dx -1 upon dx square whole power 11. So you have to find the coefficient of x power -7. So for this again we calculate our r. सबसे पहले अपन r calculate करेंगे. So first we calculate the value of r. Solution में तो r का फॉर्मूला n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा. जब आप n को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा यहाँ पे 1 है, 11 बन जाए 11 और -7 m का वैल्यू -7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, तो 18/3 which is 6. Therefore, term containing x power -7 is t6 plus 1. सेवेंथ टर्म जो है वो x पावर -7 को कंटेन करेगा. तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. इट इज 11c6 फर्स्ट टर्म पे पावर 5 एंड ऑन सेकंड टर्म 6 का पावर आएगा. 11c6 का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. 11c6 को लिखेंगे 11 into 10 9 8 7 6. एक एक कम करके 6 बार लिखना है और डिवाइडेड बाय 6 5 4 3 2 1. ये 6 कैंसिल हो जाता है और 3 3 का 9 2 4 का 8 और 5 का 10. ये 4 भी कैंसिल. तो ये 42 into 11 462. 11c6 का वैल्यू 462 आएगा. a पावर 5 x पावर 5 माइनस पे इवन पावर है तो प्लस आएगा. 1 upon b पावर 6 x पावर 12. So finally we get 462 a power 5 upon b power 6 x power -7. We have to find the coefficient of x power -7. So the answer is x power -7 का coefficient 462 into a power 5 divided by b power 6. So this is the calculation. Take the screenshot of this question. कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए इसको. आपको बस टर्म का वैल्यू पता करना है, कौन सा टर्म होगा. एक बार आर मिल गया तो टर्म का जो पोजीशन है वो उससे ज्यादा होता है. तो टी आर प्लस 1 सेवेंथ टर्म जो होगा वो टर्म कंटेनिंग एक्स पावर -7. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पेज. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. इन इंपॉर्टेंट सम देखिए उसको. द कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म in expansion 1 plus x power 2n
are in AP, then the value of 2n square minus 9n plus 7, इसका वैल्यू कितना हो? सबसे पहले तो आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए इस एक्सपेंशन में, एंड टू फाइंड द कोएफिशिएंट फर्स्ट वी राइट द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x power 2n. 1 plus x power 2n का जो एक्सपेंशन होगा, फर्स्ट टर्म आएगा 2nc0 x पावर 0, 2nc1 x पावर 1, 2nc2 x पावर 2, 2nc3 x power 3, and so on. So the expansion of 1 plus x power 2n, जैसा आपने 1 plus x power n का एक्सपांशन लिखा था, बिल्कुल वही है, बस n की जगह पर 2n आपने लिखा. Now we have to take the coefficient of second, third and fourth term. The coefficient of second term is 2nc1. So according to question, 2nc1 second term का coefficient, 2nc2 third term का coefficient, and 2nc3 fourth term का coefficient, they are in AP. ये AP में आपको दिए. अभी AP का डेफिनेशन लगा दीजिए. If 3 numbers are in AP, then twice of the middle term is equals to sum of first and last term. Now put the values of 2nc2. आपको बताया था NCR का जो वैल्यू है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल. तो 2nc2 का वैल्यू निकालेंगे, या फिर आपको ये भी बताया है जब भी आपको 10c2 कैलकुलेट करना है तो एक कम करके 2 बार लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 into 1. इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अपन ये मेथड यूज कर रहे हैं. 2nc2 को लिखेंगे 2 बार कम करके लिखना 2n माइनस 1, 2 बार करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 1 into 2. 2nc1 किसी भी सफिक्स यदि 1 है तो वैल्यू हमेशा वही नंबर आता है. यदि सफिक्स 1 है इसका वैल्यू 2n आएगा, प्लस इसका जब वैल्यू लिखेंगे तो ये 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 2 1. यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. सबसे पहले here we write the expansion of 1 plus x power 2n. Then we take the coefficient of second, third and fourth term जो कि AP में दिए थे, and AP का definition है twice of middle term is equals to sum of first and last term. Now we put the values of 2nc2, 2nc1 और 2nc3 का वैल्यू डाल दिया with the help of these results. इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. अब बस फर्दर कैलकुलेशन करनी है, अपन अपने रिजल्ट पर आ जाएंगे. और देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद 2n 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 तीनों में से कैंसिल कर देते. तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 2n माइनस 1 रह जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 प्लस यहाँ से 2n कैंसिल हो गया तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6. 6 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 12n माइनस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2. ये सारे टर्म्स को वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो वी गेट 4n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 8 इक्वल्स टू 0. अब 2 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 4 इक्वल्स टू 0. 89 49. 2 से डिवाइड करेंगे तो 7. तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 0 आता है. इसकी वैल्यू जो है वो 0 बनेगी क्वाड्रेटिक.
तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। एक दो क्वेश्चन और कर रहे हैं, फिर अपन थ्योरी पर डिस्कशन करेंगे। Moving on to page number 4, question number 4. So question 4 is find coefficient of x power 5 and expansion of one plus x square power 5 1 plus x power 4. इस एक्सपांशन में वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5। देखिए दो दो का प्रोडक्ट आ गया यहाँ पर। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन समझिए। सबसे पहले आपको x पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो x पावर 5 से आगे के टर्म अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको x पावर 5 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले ये वी राइट द एक्सपांशन ऑफ दिस। इसका पहला टर्म आएगा 5c0, इसकी वैल्यू 1 होती है। फिर अगला टर्म आएगा 5c1 एक्स स्क्वायर, फिर 5c2 एक्स पावर 4। फिर आगे और भी टर्म आएंगे, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5, और इसका अगला जो टर्म है वो एक्स पावर 6 आएगा, इसलिए इसको यहीं तक आपने मेंशन करना है। और अब इसका एक्सपांशन लिखेंगे। इसके एक्सपांशन में टोटल 5 टर्म होते हैं। पहला टर्म क्या बनेगा, 4c0, इसका वैल्यू 1 होता है। फिर 4c1x, 4c2x स्क्वायर, 4c3x पावर 3, एंड द लास्ट टर्म है 4c4x पावर 4। 5 टर्म आएंगे। अब वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5। x पावर 5 कब बनेगा, तो जब ये जो 2 वाला टर्म है इससे मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 5 बनाएगा। और x पावर 5 कब बनेगा, जब ये x पावर 4 से मल्टीप्लाई। केवल ये दो टर्म है जो x पावर 5 बनाएंगे। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इज 5c1 into 4c3 plus 5c2 into 4c1। इनका वैल्यू पता कर दीजिए। 5c1 का वैल्यू 5, 4c3 का वैल्यू 4c1 के बराबर होगा, ये वैल्यू 4 आती है। प्लस 4c2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, 6 आता है। और 4c1 का वैल्यू 4, इट इज 20 प्लस 24 40। ये 5c2 है, 10 आएगा, 40 बनेगा, 60 आंसर, 60 इज योर आंसर। इसमें कैलकुलेशन में कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सर कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 उसमें ये सॉल्व कैसे किया आपने? क्या सर मतलब है आपने टर्म्स मल्टीप्लाई करके सॉल्व कैसे किए? x पावर 5 कब बनेगा वो आपने देखना है। 1 को यदि आप किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई कर दो तो x पावर 5 नहीं बनता। अब अपन x पावर 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 2 बनेगा, तो इससे नहीं बनता। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 3 मिलेगा, ये भी नहीं चाहिए।
इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 4 मिलेगा, वो भी नहीं चाहिए। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 5 बनेगा। इसलिए जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो x पावर 5 बनाएगी। एंड सिमिलरली जब 4 पावर वाला 1 पावर से मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 5 बनेगा। तो केवल ये दो टर्म है। यदि आप इन 3 टर्म को इन 5 टर्म में मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल 15 टर्म्स आते हैं, और इन 15 टर्म्स में से केवल ये दो टर्म बनेंगे जो x पावर 5 बनाएंगे। तो अपन को केवल x पावर 5 का कोएफिशिएंट लिखना था, तो अपन ने केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और भी किन्हीं भी कोई मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर 5 नहीं बनेगा। सो दिस इज द रीजन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सर आपने 15 टर्म कैसे कैलकुलेट किया? कौन सा टर्म? 15 टर्म आएंगे वो कैसे अपन बताए? 15 टर्म कहाँ पर? नहीं सर, इसमें अगर अपन टोटल नंबर कैलकुलेट करें तो 15 आ रहे हैं, आपने बोले ना अभी। ये 5 3 या 15, ये 3 टर्म्स है, ये 5 टर्म्स है। 3 टर्म्स को जब 5 टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 15 टर्म बनेंगे। ये एक 5 से मल्टीप्लाई होगा, इस एक के लिए 5 मिलेंगे, इसके लिए 5 मिलेंगे, इसके लिए 5 मिलेंगे, तो टोटल 15। सर जो एक्सप्रेशन दिया है, अगर उसमें अपन को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने तो उसमें कितने निकलेंगे? 6 और 5 को इंटू करना पड़ेगा क्या? हाँ, ओके सर। चलिए एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, फिर एक नया कंसेप्ट आपको बताएंगे। सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, जो तुम्हारा टर्म का क्वेश्चन था कुणाल, आपको देख लीजिए। एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of x plus 3y 3x minus y whole power 3। मान लीजिए इसके एक्सपांशन में आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताना। सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पर भी 2 का पावर है, यहाँ पे भी 2 का पावर है, तो होल पावर, इन दोनों के प्रोडक्ट पे होल पावर 2 ले लेंगे। और पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ओवरऑल सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा सॉल्यूशन में। आप इस एक्सपांशन को लिख सकते हो x plus 3y into 3x minus y whole power 6, 3 to 6। now जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 3x स्क्वायर माइनस का xy प्लस का 9xy, तो 8xy बनेगा, और माइनस 3y होल पावर। now दिस इज अ ट्राइनोमियल, जो कि बेस में 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल है। और ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला कल आपको बताया था, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 2c2। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, विच इज 8c2। और 8c2 को आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 इंटू 7/2 इंटू 1 28। तो इसके एक्सपांशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 28 आते हैं। जब भी 2 का प्रोडक्ट आएगा तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। पहले उसके बेस के टर्म्स को पूरा सिंप्लीफाई करके आपने देखना है कि ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मल्टीनोमियल है, और उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला यूज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपांशन इज 28। now टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई क्वेरी है, सवाल है, डाउट है तो
चलिए, सो नेक्स्ट हेडिंग, अभी नई हेडिंग अपन डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर 6। हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग इज greatest term in expansion of 1 plus x power n। ग्रेटेस्ट टर्म, कल आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था लास्ट क्लास में ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। तो आपको बताया था ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट हमेशा मिडिल टर्म का होता है। तो मिडिल बीच में होते हैं जो टर्म, उनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे बड़े होते हैं। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट पढ़ा था अपन ने लास्ट टाइम। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिडिल टर्म के होंगे। जब भी एन इंडेक्स इवन जो है, इंडेक्स आपका इवन होगा तो एक ही मिडिल टर्म होता है, तो एक ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा जो सबसे बीच में आएगा और वो जो सबसे बड़ा होगा। और यदि इंडेक्स आपका ऑड है तो दो मिडिल टर्म होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। इसलिए जब ऑड इंडेक्स है तो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएंगे जो सबसे बड़े होंगे, जो सबसे बीच में होंगे। तो मिडिल टर्म हैज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। वहां पर भी आपने ग्रेटेस्ट वर्ड पढ़ा था, बट वो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट था। यहाँ पर आपको बता रहे हैं ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब पूरे एक्सपांशन में वो टर्म कौन सा होगा जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। सो इफ वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, तो ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब होता है ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी हो। वैल्यू का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी नंबर सबसे बड़ा होगा वो ग्रेटेस्ट टर्म होगा। सो हियर वी फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of 1 plus x raised to the power n. And to find the greatest term, we have the two steps only. दो स्टेप है, दो स्टेप में आपको ग्रेटेस्ट टर्म मिल जाती है। तो सबसे पहला स्टेप आपका है, फर्स्ट वी कैलकुलेट दिस m का वैल्यू। सबसे पहले आप ये m का वैल्यू निकालें। और ये m का वैल्यू आपका मॉड x इंटू n प्लस 1 अपॉन। ये x और n दोनों क्वेश्चन में आपको दिए होंगे। n इंडेक्स है और x यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको दे रखी है वो x है। फर्स्ट वी कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ m। सबसे पहले आप ये m का वैल्यू, यहाँ पर x और n दोनों कोई नंबर होंगे, वो नंबर्स आप यहाँ पर डाल के, ठीक है, n तो आपका नेचुरल नंबर ही होगा, लेकिन x आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि सेकेंड टर्म आपको क्या दी गई। x आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट n आपका नेचुरल नंबर होगा। तो x और n का दोनों का वैल्यू डाल के यहाँ पर आप m कैलकुलेट करोगे, और m की हम पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। साइन से लेना देना नहीं है, हमको न्यूमेरिकली बताना है कि सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा। तो इसलिए हम मॉड कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ m। आपको ये m याद रखना है, m है मॉड x इंटू एन प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये m की दो ही वैल्यू आ सकती हैं कि ये m आपका या तो इंटीजर होगा या फिर नॉन इंटीजर होगा। तो दूसरा स्टेप इसमें ये है, दूसरे का पहला पार्ट, कि अब यदि आपने m कैलकुलेट किया और m आपका जो है वो इंटीजर आ जाए, इफ m इज एन इंटीजर, देन tm and tn plus 1, mth और m plus 1th term are equal, and
both are the greatest term. यदि m आपका इंटीजर है तब tm और tm प्लस 1 दोनों बराबर आएंगे और दोनों जो है दोनों हैज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। दोनों के लिए आपको जो कोएफिशिएंट है किसी एक का लिख दो वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल बराबर आते हैं। बीच में आएंगे ये दो दो मिलेंगे, बीच में आएंगे, इसलिए ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। सो आपने सबसे पहले m कैलकुलेट करना है और देखना है m आपका इंटीजर है या फिर नॉन इंटीजर है। यदि m इंटीजर है तो tm प्लस 1 दोनों बराबर होते हैं एंड बोथ हैव द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। यहाँ पर m लिख लेना। If m is not an integer, ये m आपका इंटीजर नहीं है, then tm plus 1 is greatest term। where ये जो है इसको बोलते हैं where this is known as greatest integer value, the greatest integral value। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है जिस जगह पे भी आपको कोई नंबर के ऊपर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया गया है, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। और किसी भी नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कैसे निकाली जाती है तो वो आप समझिए। कभी भी कोई नंबर आएगा जो कि इंटीजर नहीं है, तो कि अपन नॉन इंटीजर की ये बात कर रहे हैं। इंटीजर होगा तो हमारे पास कैलकुलेशन पहले ही से, मतलब अब यदि m आपका नॉन इंटीजर आया, जैसे m का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया 3/2 आ गया या 7/2 आ गया या 9/2 आ गया, मतलब नॉन इंटीजर आया, तो नॉन इंटीजर के लिए आप सबसे पहले उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालिए। ये नॉन इंटीजर नंबर है, नॉन इंटीजर नंबर का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। अब किसी भी नॉन इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कैसे लेते हैं, तो नंबर लाइन लीजिए और इस पे ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड। अब यहाँ पर हम कोई नॉन इंटीजर नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक, जैसे हमने यहाँ पर 3.5 ले लिया, तो दिस इज आवर नॉन इंटीजर नंबर 3.5 7/2 7/2 7/2 इंटीजर नहीं, तो अपन इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीजर होता तब तो आपका आंसर फिक्स था, लेकिन नॉन इंटीजर आया 7/2। 7/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का मतलब ये होता है 7/2 से छोटे जितने इंटीजर्स हैं। 7/2 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 -2 अप टू -infinity। तो जिस भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है, सबसे पहले उस नंबर से सारे छोटे इंटीजर देख लीजिए और उन सारे इंटीजर जो आपने अभी निकाले हैं उनमें जो सबसे बड़ा नंबर इंटीजर होगा वो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। मतलब कहने का, किसी नॉन इंटीजर नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू उस नंबर से जस्ट छोटी इंटीजर वैल्यू जो होती है, 7/2 से जस्ट छोटा इंटीजर जो है वो 3 है, तो 7/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। तो इसमें ग्रेटेस्ट वर्ड क्यों लगाया जबकि आप छोटा ले रहे हो, तो उसके पीछे रीजन ये है कि 7/2 से छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा वो 3 है, इसलिए हम इसको 7/2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। तो यदि सपोज m आपका नॉन इंटीजर आया, तो आप सबसे पहले उस नॉन इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे, जो कि यहाँ पर 7/2 सपोज बन गया, तो ये 7/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है जो आप देख रहे हो 3 आता है, तो टर्म आपका tm+1 मतलब फोर्थ टर्म हो जाएगा। सो ये इसके पीछे कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में इसको यूटिलाइज आपको करके बता रहा हूँ। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो सर
सर मतलब बायनोमियल कोएफिशिएंट मतलब पूरा वो टर्म, मतलब पूरा वो ना, पूरा टर्म जैसे एक्स की पावर जो रहती है वो भी उसमें आता है ना बायनोमियल कोएफिशिएंट यहाँ में। पर आप बस ऐसा काउंट करें, इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म बोले। ये पूरा सेकंड टर्म आपने यहाँ लिखा, पूरा सेकंड टर्म, जो कुछ भी यहाँ पर लिखा होगा विद साइन वाइन, जो कुछ भी लिखा होगा, आप टर्म बाइनोमियल मतलब दो टर्म होते हैं, पहला टर्म और दूसरा टर्म, तो यहाँ पर जो लिखा गया है वो सेकंड टर्म लिखा गया है। ठीक है, फर्स्ट टर्म वन बनाना है। सबसे पहली बात, कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि फर्स्ट टर्म वन नहीं दिया होता है, तो अपन सबसे पहले फर्स्ट टर्म को वन बनाएंगे। वो एक बात मैं आपको नोट में लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो वो नोट भी यहीं पर आप देख लो, फिर अपना आप डाउट पूछ लेना जो भी आप पूछते हो। कि नोट ये है, greatest term in a plus b raised to the power is equals to, यदि आपको देखो अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म वन नहीं दिया, और यदि इस केस में यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉमन ले लेंगे। ये कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा ये पावर है, ए को कॉमन लेके वन बना लेना, फर्स्ट टर्म वन बनाएंगे, जो भी यहाँ लिखा है उसको कॉमन ले लेंगे, और फिर ग्रेटेस्ट टर्म इन वन प्लस बी अपॉन, समझ गया आपको? मान लो यदि आपको इस एक्सपेंशन का ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने जो थ्योरी पढ़ा है वो वन प्लस के लिए पढ़ा है, इसलिए इस पोजीशन पे वन होना जरूरी है। यदि इस पोजीशन पर वन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वन बनाएंगे। वन बनाने के लिए हमने ए कॉमन ले लिया। अब ए कॉमन लेने के बाद ए पावर एन बाहर आ गया, अंदर बचा वन प्लस बी अपॉन ए का पावर एन। अब इस वन प्लस बी अपॉन ए के पावर एन में जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा वो आपका आंसर। ठीक है, सो ये है। अभी भी कोई डाउट है आपके मन में इस पूरी थ्योरी को लेके तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन में इसको यूटिलाइज करके बता रहा हूँ। देखेंगे पेज नंबर 7 पर इसका बेसिक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, तो देखिए ये है, तो वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस एक्सपेंशन। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको बताया कि आपने इसको वन करना है, सबसे पहला स्टेप। तो मैं थ्री कॉमन ले ले रहा हूँ, मतलब सोल्यूशन में सबसे पहला जो आपका एक्सपांशन होगा 3 + 2x पावर 50, इसमें थ्री कॉमन ले लेंगे, 3 × 50 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 + 2x अपॉन 3 पावर, इस पोजीशन पे वन बना लेंगे। अब इस एक्सपांशन में आपको x का वैल्यू भी दिया है 1/5, वो भी आप डाल सकते हैं। तो
Now your question becomes 3 power 50 into 1 plus x की जगह पर 1/5 लिखेंगे, तो फिर becomes 2/15 power। ये बन गया आपका एक्सपांशन। अब आपको जो बताया वो करेंगे कि सबसे पहले अब आप m कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ m which is mod, क्या होता है x into n plus 1 upon x plus 1। यहाँ पर x का मतलब सेकेंड टर्म हमारा कितना है 2/15 इंटू n प्लस 1। इंडेक्स है 50, 50 प्लस 1 करेंगे तो 51 डिवाइडेड बाय 2/15 प्लस 1 x प्लस 1। नाउ व्हेन वी कैलकुलेट दिस, तो 15 एलसीएम ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 102 डिवाइडेड बाय 17 और दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। तो m आपका जो है वो इंटीजर आ गया, और m इंटीजर आ गया, therefore greatest terms are pm एंड उससे ज्यादा pm प्लस 1। सिक्स और सेवेंथ टर्म जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, वो टर्म्स होंगे। इसमें तो देखिए टोटल 51 टर्म्स बनेंगे। इंडेक्स 50 का है तो टोटल 51 टर्म्स होंगे। अब आपके लिए ये बिल्कुल नामुमकिन है कि आप 51 टर्म पूरे लिख के ये देखें कि सबसे बड़ा वैल्यू कंटेन करने वाला टर्म कौन सा होगा। 51 के लिए तो काउंटिंग आपके लिए मुश्किल है, तो इसलिए आप इस कंसेप्ट को याद रखें। तो यहाँ से सिक्स और सेवेंथ टर्म जो है वो सबसे बड़े टर्म होंगे, वो टर्म होंगे जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे। ठीक है, सो दिस इज दी सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए इसमें। सर ये टर्म की वैल्यू पता चल सकती है? क्या बोले? सर ये टर्म की वैल्यू पता चल सकती है? हाँ, सिक्स टर्म आपको इसमें आप एक्सपांशन में सिक्स और सेवन टर्म निकाल सकते हो। इसका सिक्स टर्म भी निकाल सकते हैं। सिक्स टर्म इसका क्या हो जाएगा 50, ये देखिए सिक्स टर्म कैलकुलेट करना है तो 50c5 फर्स्ट टर्म पे पावर 50 माइनस 5 और सेकेंड टर्म पे पावर 5, इसको कैलकुलेट कर लेना तो आ जाएगा टर्म का वैल्यू। जो अपना टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला है वो लगा के अपन कैलकुलेट कर सकते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला। और आयुष जो आप पूछ रहे हो बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब होता है केवल NC0, NC1, NC2 जो कि आपने पास्कल ट्राइंगल में नंबर्स को जिनसे रिप्लेस किया था उनको बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कोई नंबर नहीं आता है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट केवल वो कहलाते हैं जिनमें सी आता है। तो NC0, NC1, NC2, NC3, NCN को बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, बाकी को कोएफिशिएंट बोलेंगे। कोएफिशिएंट के सामने बाइनोमियल वर्ड लग गया तो फिर वो सारे NC0, NC1, NC2, NC3, NCN इनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है और भी तो पूछ लीजिए। चलिए तो अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 8। क्वेश्चन है if coefficient of x power 7 in the expansion of dx square plus 1 upon dx whole power 11 is equal to coefficient of x power minus 7 in expansion of dx minus 1 upon dx square
whole power 11. Then you have to find the value of AB. Then A into B का वैल्यू कितना? देखिए सॉल्यूशन में कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहली बात तो इसमें हमको x पावर 7 का कोएफिशिएंट पता करना है। टोटल टर्म तो 12 होंगे, वो 12 टर्म में कौन सा टर्म होगा जो x पावर 7 को कंटेन करे होगा, इसमें अपन थ्योरी लगाएंगे टू डिटरमाइन पर्टिकुलर टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ, वो कंसेप्ट लगाएंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इस एक्सपांशन के लिए r फाइंड कर लेते हैं। r के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n अल्फा मतलब 22 माइनस n अपॉन अल्फा प्लस बीटा 3, 22 माइनस 7 हो गया 15, 15 बाई 5, 15 बाई 3 5, r का वैल्यू 5 आएगा। So therefore coefficient of x power 7 is कौन से टर्म में आ रहा है, सिक्स टर्म में। सिक्स टर्म आप क्या लिखेंगे, 11c5 फर्स्ट टर्म पे पावर x नहीं लिखना है क्योंकि x को ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो 7 ही बनेगा, अपन केवल a लिख रहे हैं। फर्स्ट टर्म पे पावर आएगा 6 का और सेकेंड टर्म पे पावर आएगा। अगले स्टेप में आप इसको 11c5 a पावर 6 अपॉन b पावर 5, और अब उस एक्सपांशन में आपको बोला है x पावर -7 का कोएफिशिएंट, तो अपन यहाँ पर r कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर r का वैल्यू आएगा 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 + 2 18/3 6, सेवेंथ टर्म आएगा। Therefore कोएफिशिएंट ऑफ x पावर -7 क्या बनेगा, 11c6 फर्स्ट टर्म पे पावर 5 और सेकेंड टर्म -1 अपॉन b पे पावर 6। इसको कैलकुलेट करिएगा तो दिस गिव्स यू 11c6 a पावर 5 अपॉन b पावर 6। ये प्रूव हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों बराबर आपको दिए, मतलब 11c5 a पावर 6 अपॉन b पावर 5 is equals to 11c6 a पावर 5 अपॉन b पावर 6। और आप ये जानते हो 11c6 और 11c5 बिल्कुल बराबर है, ये रिजल्ट है। तो हमें याद रखना NCR बराबर NCN -R। ये आपको तब लिखाया था जब आपने पढ़ा था कि इक्विडिस्टेंस टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट बिल्कुल बराबर होते हैं। तो उससे आप देखोगे यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 हैं, 11 का इंडेक्स है तो टोटल टर्म्स 12 होंगे, बीच वाले जो दो टर्म मिडिल टर्म आएंगे वो 11c6 और 11c5 बनाते हैं। सो ये बिल्कुल बराबर वैल्यू देते हैं, 11c6 की वैल्यू 11c5 के बराबर होगी इस कंसेप्ट के कारण। तो अब आपके पास बचा a पावर 6 अपॉन b पावर 5 इज इक्वल टू a पावर 5 अपॉन b पावर 6। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 5 पावर पूरे पड़ जाते हैं, यहाँ से 5 पावर पूरे पड़ जाते हैं, मतलब a बराबर 1 अपॉन b बचा। दिस इम्प्लाइज ए बी का वैल्यू जो है वो 1 है। इस क्वेश्चन का आंसर ए बी इक्वल्स टू 1 आता है। इसमें कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो। सर आपने वहाँ पे एक्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि वी हैव टू राइट ओनली कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7, हमको x पावर 7 का कोएफिशिएंट लिखना है। यदि आप यहाँ पर x भी लिखते, यहाँ भी x लिखते और फिर x की पावर कैलकुलेट करते तो यहाँ पर साथ में x पावर 7 आता, बट वी हैव टू राइट द कोएफिशिएंट ओनली। हमको x का पावर का कोएफिशिएंट लिखना है 7 पावर का, इसलिए अपन ने x वाले टर्म्स को लिखा ही नहीं। x को यदि आप लिखते भी तो x पावर 7 बनता है यहाँ पर।
ठीक है, so we have to take the only coefficient of x power 7 and here we have to take x power -7 का coefficient, इसलिए x छोड़ के बाकी सब लेना है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है अभी इसमें तो पूछ लें। चलिए, इसके बाद अपन बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, और कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, पूरा आज अपन खत्म नहीं कर पाएंगे इसको, इसलिए अगली क्लास में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक आप बाइनोमियल थ्योरम रिवाइज करते रहिए, और मॉर्निंग बैच में जैसा आपका हाइपरबोला खत्म हो रहा है, और तब तक अपन यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम भी खत्म करेंगे, और उसके बाद आप लोग बिल्कुल ऑलमोस्ट सारे बैचेस बराबर हो जाएंगे, कि यही चैप्टर्स थे प्रोग्रेशन का कुछ लास्ट का पोर्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाइनोमियल थ्योरम, जो आपके बैच में नहीं हुआ था, तो अब पैरेलल हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, इसलिए इसको रिवाइज कर लीजिए, और अगली हेडिंग जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम में होगी वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पावर n, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। भाई सर।